ईरानी औरतें रमजान में अपने शौहर को छोड़कर ससुर के कमरे में क्यों सोती हैं? ऐसा हैरान कर देने वाला राज जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी शादी हुई तो मैं रुखसत होकर ईरान चली गई थी, क्योंकि मेरे शौहर वहीं के रहने वाले थे, लेकिन काम के सिलसिले में हिंदुस्तान आए हुए थे। जिस कंपनी में मेरा भाई काम करता था वहीं नासिर भी जॉब करते थे। वहीं दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। नासिर का हमारे घर भी आना जाना शुरू हो गया था। हमारे घर का माहौल ऐसा ना था कि दोस्तों के भाइयों से पर्दा किया जाता, इसलिए थोड़ी बहुत हाय हेलो मेरी भी नासिर से हो जाती थी। काफ़ी हैंडसम और खूबसूरत सा नौजवान था और मैं भी हुस्न में किसी से कम ना थी। मुझे नासिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था और मुझे देखकर उसकी जानदार मुस्कुराहट भी यही बताती रहती थी कि वो भी जैसे मुझे पसंद करने लगा हो। एक बार वो घर पर आया तो मेरा भाई घर पर नहीं था, वो ड्राइंग रूम में बैठा था। मैंने कहा भाई को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कहने लगा मैं इंतजार कर लूँगा। मैं जैसे ही उसे चाय का कप देने ड्राइंग रूम में गई तो चाय का कप पकड़ते हुए उसने मुझे गुलाब का फूल दे दिया। मैं ये सब देखकर हैरान हुई थी। मैंने पूछा ये किस लिए? तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, गुलाब के फूल का मतलब नहीं समझती आप? बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है जी, आप इतनी भोली हैं, मुझे नहीं पता था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट फैली हुई थी और उस मुस्कुराहट को देखते ही मैं नजरें चुरा गई थी। उसकी बात तो मेरे दिल के तार छिड़ गई थी। इससे पहले मैं ड्राइंग रूम से बाहर जाती, वो कहने लगा, सबरीन अगर आपकी इस बात में खुशी है तो क्या मैं आपके लिए अपने घर वालों से बात करूं? हालांकि मैं कोई शर्मीली टाइप की लड़की न थी, लेकिन इस वक्त इस तरह की बातों के लिए भी तैयार न थी। मैंने जल्दी में हाँ में सिर हिलाया और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। अपने कमरे में आकर अपनी तेज धड़कनों पर काबू लाने की कोशिश करने लगी, जो कि नासिर के नाम पर धड़के जा रही थी और मेरे बस से बाहर थी। कुछ ही दिन गुजरे थे जब मेरे भाई ने कहा कि नासिर के माँ बाप हिंदुस्तान आ रहे हैं। कह रहा था किसी खास मकसद के लिए आ रहे हैं। वो माँ को ये सारी बातें बता रहा था। मेरी माँ भी कहने लगी कि तुम्हारी तो नासिर से बड़ी गहरी दोस्ती है, उसके माँ बाप आए तो उन्हें खाने पर घर बुला लेना। ये सुनकर मैं मन ही मन मुस्काई थी, क्योंकि मैं जानती थी उसके माँ बाप क्यों आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं किस बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हूँ। नासिर की माँ ही हमारे घर मेरा रिश्ता लेकर आई थी। नासिर को मेरा भाई बहुत अच्छे तरीके से जानता था और मेरे माँ बाप भी नासिर से काफ़ी इम्प्रेस थे, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता नासिर से तय कर दिया। रिश्ता तय होते ही मेरी सास निकाह की जल्दी मचाने लगी। मेरे माँ बाप कहने लगे, आखिर आप इतनी जल्दी निकाह क्यों चाहती हैं? वो कहने लगी, हमारे खानदान में मंगनियाँ नहीं की जाती, डायरेक्ट निकाह किया जाता है, क्योंकि मंगनी का रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता। मेरी माँ ने मुझसे मेरी रजामंदी पूछी थी कि बताओ बेटा, निकाह कर देना चाहिए या नहीं। मैं तो वैसे भी नासिर पर अपना दिल हार चुकी थी, इसलिए मैंने फौरन से हामी भर ली। खैर मेरा निकाह नासिर से हो गया था, लेकिन मेरे माँ बाप ने साफ कह दिया कि शादी वो 1 साल बाद ही करेंगे, क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी और हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ाई दिलवाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। उस वक्त तो मेरी सास ने कोई भी एतराज़ नहीं उठाया था और ना ही नासिर को इस बात पर कोई प्रॉब्लम थी। मैं बहुत खुश थी। नासिर के नाम की अंगूठी पहनकर मुझे लगता था जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो, मुझे सब कुछ मिल गया हो। अब तो मेरी नासिर से रोज ही फ़ोन पर बात होने लगी थी। मैं ये जानती थी वो मेरा शौहर है, उसको भी इस बात की जानकारी थी कि मैं उसकी बीवी हूँ, इसलिए अब हमारे बीच बेतकल्लुफ़ी बढ़ने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि नासिर की बातें हद से ज़्यादा रोमांटिक होती, मैंने एक दिन उसे कहा कि या तो मुझे विदा कराकर अपने साथ ले जाओ या फिर इस तरह की हद से ज़्यादा रोमांटिक बातें मेरे साथ न किया करो। शादी से पहले इस तरह की बातें करना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन उसकी बेताबियाँ अर्श पर जाने लगी थीं। मैं जब उसे ऐसी बातों से रोकती तो वह कहता, यार तुम मेरी बीवी हो और जो भी बातें मैं तुमसे करता हूँ वो सब जायज़ हैं। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती, जो उसकी बातें सुनते ही सीने से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता था। उसकी शोख शरारतों से भरी बातें मेरे चेहरे तक को लाल कर देती थीं। एक दिन वीडियो कॉल के लिए कहने लगा। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन वो जिद पर आ गया तो मैंने वीडियो कॉल कर ली। कुछ देर तक वो मुझे निहारता रहा, फिर कहने लगा, यार अपना ये बड़ा सा दुपट्टा निकाल कर रख दो, तुम किसी गैर के सामने नहीं हो, अपने शौहर के सामने बैठी हो। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे इनकार पर वो नाराज हो गया और फ़ोन ही काट दिया। मैंने भी सोचा चलो अच्छा है, नाराज रहे कुछ दिन, उससे जान छूटेगी। लेकिन वो मुझसे ज़्यादा दिन नाराज रह ही नहीं सकता था। तीसरे दिन ही उसका फ़ोन आ गया। कहने लगा, मैंने अपनी माँ से कह दिया है कि वो विदाई की बात करें।
मैंने कहा, नासिर, लेकिन मेरी पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी रातें अब बड़ी मुश्किल से कटती हैं, अब तुम्हारे बिना एक पल भी गुजारा नहीं है। ये सुनकर मेरी नजरें झुकी थीं, दिल की धड़कनों ने शोर मचाना शुरू किया था। वो ऐसे ही बातें करने लगा था, ऐसी ऐसी बातें कह देता कि मेरी धड़कनें खुद ब खुद तेज हो जाती। मेरी सास ने जब विदाई की बात की तो मेरी माँ कहने लगी, हम आपसे तो 1 साल का कह चुके थे। वो कहने लगी कि नासिर के अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो बेटे की शादी देखना चाहते हैं। ऐसी बात सुनकर मेरी माँ भी सोच में पड़ गई थी, लेकिन मेरे भाई ने बहुत तसल्ली दी। फिर मेरी माँ भी कहने लगी कि अभी कुछ दिन बाद रमजान का महीना शुरू है, हम कैसे इस महीने में विदाई दे सकते हैं, कोई भी शादी पर नहीं आ पाएगा, लोग इफ्तार के बाद नमाज की तैयारी में लग जाते हैं। भाई भी कहने लगा कि मैं नासिर से बात करके आपको बता दूंगा। जब मेरे भाई ने नासिर से बात की तो वो कहने लगा कि उसकी नौकरी ईरान में उसके बाप ने लगवा दी है, क्योंकि वो बीमार रहने लगे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि नासिर वापस ईरान आ जाए, उसे इसी जुम्मे विदाई चाहिए थी। खैर, नासिर ने ऐसी कोई डिमांड भी नहीं रखी थी, बल्कि दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। इसलिए मेरी विदाई नासिर के साथ आनन फानन में कर दी गई थी। दिन का समय था, रमजान का पहला रोजा था, इसलिए वो मुझे अपने साथ ईरान ले गया। मेरी सास भी मेरे साथ थी। हाँ, ससुर नहीं आए थे क्योंकि वो बीमार थे। जब मैं ईरान अपने ससुराल पहुंची तो मेरा कोई भी खास स्वागत नहीं किया गया था। पूरा घर खाली था, न कोई मेहमान, ना ही मेरे स्वागत के लिए कोई तैयारी। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मेरा दिल ये सब कुछ देखकर बुझ सा गया था। नासिर कहने लगा कि मेरी कोई बहन नहीं है और ना ही रिश्तेदार आते हैं, बहुत कम मिलते जुलते हैं हमसे, और फिर रमजान का महीना है, इसलिए घर में तुम्हें मेहमान भी दिखाई नहीं दे रहे। खैर, मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन ये कैसी रूखी फीकी सी शादी थी। मुझे तो शादी वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जबरदस्ती मुझे अपने साथ उठा लाया है। मेरे चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। घर में दाखिल होते ही मेरा सामना सबसे पहले नासिर के पापा से हुआ था, और नासिर के पापा को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो बीमार हैं, लेकिन बड़े ही गुस्से में लग रहे थे। हम लोगों को देखकर वो मेरी सास पर गुस्से से भड़क उठे। कहने लगे, किससे पूछकर तुम नासिर के साथ गई थीं? जब मैंने तुम्हें मना किया था फिर भी तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मेरी सास कहने लगी, मुझे अपने बेटे की खुशी सबसे ज्यादा प्यारी है। उन्होंने गुस्सीली नजर मुझ पर डाली और अपने कमरे में चले गए। मेरी सास ने नासिर को इशारा किया तो वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया। अपने ससुर के गुस्से को देखकर मैं समझ गई थी कि शायद मेरे ससुर इस शादी के खिलाफ हैं। ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है। कमरे में जाते ही नासिर ने मुझसे कहा कि सबरीन, रमजान के महीने में मैं तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे सकता। हमारे यहाँ रमजान के महीने में बड़ी एहतियात की जाती है। ये रमजान का पूरा महीना तुम्हें मेरे बिना ही गुजारना पड़ेगा। ये कहकर नासिर कमरे से चला गया था। मैं बिल्कुल खामोश बैठी थी कि ऐसा ही कुछ था तो फिर विदाई क्यों करवाई। रमजान का महीना गुजरने का इंतजार कर लेना चाहिए था, लेकिन ये तो शायद शुरुआत थी। मैं नहीं जानती थी कि आगे आगे मेरे साथ क्या कुछ होने वाला था, कि जिसका मैं ख्याल भी नहीं कर सकती थी। नासिर मुझे ये कहकर जा चुका था और मैं इस वक्त शादी के बाहरी लहंगे में बैठी हुई थी, लेकिन मैं जानती थी मेरा शौहर इस महीने मुझे छुएगा भी नहीं, इसलिए मेरी सारी तैयारियां बेकार थीं। मेरा बैग भी मेरे कमरे में ही मौजूद था। मैं बेड से उठी और अपने बैग से एक सादा सा ड्रेस निकाल कर पहन लिया। मैं पहले ही काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए बेड पर लेटते ही सो गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी, मुझे लगा जैसे कोई मुझे झंझोड़ रहा है। मैं सफ़र की काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए मैंने मुश्किल से ही आंखें खोलकर देखा तो नासिर था। मुझसे कहने लगा, सहरी का वक्त हो गया है, उठकर बाहर आ जाओ। मैं फ़ौरन से उठकर खड़ी हो गई। घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो बाकी सहरी का वक्त हो गया था। मैं शायद बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो गई थी। मुझे उठाकर नासिर फ़ौरन से बाहर चला गया था। मुझे नासिर का रूखा सूखा व्यवहार भी समझ से बाहर था। कहाँ तो वो फ़ोन पर मुझसे इतनी मोहब्बत भरी बातें किया करता था, और कहाँ कल से उसने मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी। ठीक है, मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं बना सकता था, लेकिन कम से कम बात तो कर सकता था। मैं उठकर मुँह हाथ धोकर कमरे से बाहर निकली तो टेबल पर सहरी तैयार थी। मेरी सास के साथ मेरे ससुर भी टेबल पर मौजूद थे, लेकिन मुझे देखते ही उनके माथे पर बल पड़ गए थे। मैं टेबल के पास गई और अपने सास ससुर को सलाम किया। मेरी सास ने सलाम का जवाब दिया था, लेकिन ससुर तो बस मुझे गुस्से से घूरे जा रहे थे। मैं नासिर के पास बैठ गई। सहरी के बाद मैं बर्तन उठाकर किचन में आ गई। मेरी सास पहले से ही वहाँ मौजूद थीं।
कहने लगी, अरे बेटा तुमने क्यों बर्तन उठाए, मैं खुद ही उठा लेती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भी काम ही कर रही थी। मैंने बर्तन सिंक में रखे और धोना शुरू कर दिए। मेरी सास मुझे काम करने से मना करने लगी। कहने लगी, अभी तो तुम्हारी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा, तुम्हें घर में आए 24 घंटे भी नहीं हुए। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी जी, काम करूंगी तो मेरा भी मन बहल जाएगा। मेरी सास मिजाज की बहुत अच्छी औरत थी। बर्तन धोने के बीच मैं उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी करती रही। वो कहने लगी, नमाज के बाद तुम कुछ देर आराम कर लेना, फिर सब मेहमान तुमसे मिलने आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। जब मैं अपने कमरे में गई तो नासिर पहले से ही कमरे में मौजूद था, सोफे पर लेटा हुआ था। मुझे देखकर उठकर बैठ गया। मैं झिझकते हुए नासिर के पास जाकर बैठ चुकी थी। अभी मैं नासिर के पास बैठी ही थी कि वो एकदम खिसक कर मुझसे थोड़ा सा दूर हो गया। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी थी। क्या ये वही आदमी था जो फोन पर मुझसे इतनी प्यार भरी रोमांटिक बातें किया करता था? पूरी पूरी रात हमारी ऐसे ही बातों में कट जाया करती थी। नासिर मुझे अपनी बेताबियों के बारे में बताया करता था, जिसे सुनकर मेरे गाल शर्म से लाल हो जाया करते थे, दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं। लेकिन अब जब मैं नासिर की बीवी बन चुकी थी तो वो मुझसे इस कदर दूर दूर रहने की कोशिश क्यों कर रहा था? हाँ, रमजान के महीने में मियाँ बीबी का एक दूसरे से दूर रहना ही ठीक होता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो एक दूसरे से बात भी ना करें, बिल्कुल ही अनजान बन जाएं। न जाने क्यों मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। ऐसा लगता जैसे नासिर वो लड़का है ही नहीं जिससे मैं बातें किया करती थी। मैं भी खामोशी से नासिर से दूर हटकर सोफे पर बैठ गई। नासिर मुझसे कहने लगा, सुबह तुम अच्छे से तैयार हो जाना, मम्मी से पूछ लेना कि तुमने कौन से कपड़े पहनने हैं। जाहिर सी बात है ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि ईरान है, यहाँ पर अपने अलग रस्म रिवाज होते हैं। मैंने उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाई थी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं कुछ देर आराम करने के लिए लेट गई। नासिर कमरे से जा चुका था, लेकिन एक तूफान था जो मेरे दिमाग में बैठ चुका था। खैर सुबह हुई तो सुबह सुबह मेरी सास मेरे पास आ चुकी थी। कहने लगी, आज हमारे रिश्तेदार तुम्हें देखने आने वाले हैं, इसलिए तुम अच्छे से तैयार हो जाना। हर कोई बस तुम्हारी तारीफ किए बगैर न रह सके। मैंने भी उनका दिया हुआ खूबसूरत सा लिबास पहन लिया था और फिर अपने चेहरे पर उनके बताए मुताबिक मेकअप भी कर लिया था। कुछ ही देर बाद घर में मेहमान आना शुरू हो चुके थे। मैं तो थी ही बहुत खूबसूरत और इस मैरून रंग की ड्रेस में और फिर मेकअप के साथ और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जो भी मुझे देख रहा था मेरी तारीफ करता जा रहा था, मगर सिवाय मेरे ससुर के। उन्होंने तो बेटी समझते हुए भी मेरे सर पर हाथ नहीं रखा था, मुझे और अपने बेटे को दुआएं तक नहीं दी थी। सब मामले बड़ी खुशी खुशी पूरे हो चुके थे। रात की इफ्तारी सभी मेहमानों ने हमारे घर पर ही की थी। इफ्तारी के बाद सब अपने अपने घरों को वापस लौट गए थे, तो मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गई ताकि सादा से कपड़े पहनकर खुद को सुकून दे सकूं। मैं जब फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो एक पल को मैं रुक सी गई थी, क्योंकि नासिर कमरे में चक्कर काट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात की परेशानी उसे खाए जा रही हो। मैंने नासिर को परेशान देखा तो उसी के पास चली गई। मैंने कहा, क्या बात है नासिर, आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं। मेरी बात पर उसने सर से लेकर पैर तक मुझ पर एक गहरी नज़र डाली थी और कहने लगा, सबरीन, हमारे यहाँ एक रस्म है जिसे तुमने हर हाल में निभाना पड़ेगा। भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता था? मैंने कहा, हाँ बताओ कौन सी रस्म है, मैं उसे हर हाल में निभाऊंगी। उसी वक्त मेरी सास भी कमरे में आ चुकी थी। नासिर कहने लगा कि रमजान के महीने में तुम्हें मेरे पापा के कमरे में सोना पड़ेगा। ये बात सुनकर तो मेरे कान तक लाल हुए थे। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा था। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? जब ये कमरा मौजूद है तो मैं पापा जी के कमरे में क्यों सोऊंगी? मेरी बात पर नासिर कहने लगा कि इस रस्म में जब तक रमजान का महीना ख़त्म नहीं हो जाता तुम उन्हीं के कमरे में रहोगी। अब जल्दी से अपना सामान पैक करो ताकि मैं तुम्हें पापा के कमरे में छोड़ दूँ। नासिर की बातें मुझे हैरत में डाल चुकी थीं, साथ ही साथ मुझे झुंझलाहट भी हो रही थी। मैं परेशान भी थी। नासिर से मैंने कहा कि अभी हमने शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत भी नहीं की है, और जब तक हम शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत नहीं कर लेते मुझे नहीं लगता कि इस तरह की किसी भी रस्म की तुक बनती है। और इस रस्म की तो बिल्कुल भी तुक नहीं बनती जिसमें नई नवेली बहू अपने ससुर के कमरे में जाकर सोए। लेकिन मेरी बात सुनकर नासिर बड़े सख्त शब्दों में बोला कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारी इसी में भलाई है कि पहली फ्लाइट से वापस हिंदुस्तान चली जाओ। तुम्हें हर हाल में ये रस्म करना पड़ेगी, ये मेरे पापा का हुक्म है। ससुर तो मुझसे नफरत करते थे, जब से आई थी एक बार भी मुझसे बात नहीं की थी। फिर मैं कैसे उनके साथ कमरे में रह सकती थी, जबकि मैं उनके मिजाज से भी अच्छी तरह वाकिफ नहीं थी। कई तरह के डर थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे, लेकिन मैं चाह कर भी इनकार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे शौहर नासिर का ये हुक्म था।
मेरी सास भी कुछ दिनों से बीमार रहने लगी थी। उन्हें दमे की बीमारी थी। शादी के फंक्शन में मेहमानों की आओ भगत में उनकी सेहत पर काफ़ी असर पड़ा था। खैर, उस रोज़ जब मैं अपने कमरे से निकली तो मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने अपने ससुर के कहे कहे गूंजते हुए सुने थे। वो आज हंस हंस कर नासिर से बातें कर रहे थे। इस कदर खुश तो मैंने आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखा था। मैंने जैसे ही ससुर को नज़र उठाकर देखा तो अगले ही पल उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुस्कुराकर अपने होठों ही होठों में ना जाने क्या बड़बड़ाने लगे थे। मुझे तो उनकी नज़रें अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थीं। दाल में जरूर कुछ न कुछ काला था। भला ये कैसी रस्म थी? शादी के बाद 1 महीने तक ससुर के कमरे में रहना जरूरी था। मैंने ये कड़वा घूंट भी पी लिया और अपना सामान समेटकर सास ससुर के कमरे में शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पर मेरे लिए एक अलग से बेड लगा दिया गया था, जहाँ पर बैठी मैं जी भरकर अंदर ही अंदर कुड़ रही थी। हिंदुस्तान से मेरी बहनों और मेरी भाभी का फ़ोन आ रहा था। वो हंस हंस कर मेरे साथ शरारतें करते हुए मुझसे मेरी पहली रात के बारे में पूछ रही थीं। फिर मुंह दिखाई के तोहफे के बारे में पूछने लगी। मेरे सास ससुर और शौहर के व्यवहार के बारे में भी पूछ रही थीं। मगर मैं उन लोगों को क्या बताती कि जैसा दिखता है वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आने के बाद तो जैसे सभी बदल चुके हैं, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। मैंने अपने आंसू अंदर ही अंदर कहीं जब्त किए थे। तभी कमरे में मेरे ससुर जी दाखिल हुए। न जाने क्यों एक अनजाना सा डर मेरे दिल में उन्हें देखकर महसूस हुआ था। मैंने हड़बड़ाकर फौरन से फ़ोन बंद कर दिया। मुझे यूँ हड़बड़ाता देखकर मेरे ससुर के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगे, किससे बात कर रही थी तू? क्या अपने घर वालों को मेरी शिकायतें लगा रही थी? ये बता रही थी कि तुम्हें तुम्हारे शौहर के कमरे के बजाय ससुर के कमरे में बिठा दिया गया है। मैंने जल्दी से ना में सिर हिलाया कि नहीं, वो तो बस यूं ही पूछ रहे थे खैर खैरियत। अगले ही पल ससुर आगे बढ़े और मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीन लिया। कहने लगे कि 1 महीने तक ये फ़ोन मेरे पास रहेगा। तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगी और ना ही किसी से बात करोगी, समझी? मैं तो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। हक्का बक्का बैठी की बैठी रह गई थी अपने ससुर की इस हरकत पर। वो मेरा फ़ोन लेकर बाहर चले गए थे और मैं बैठी बैठी आंसू बहाने लगी। ये कैसे रस्म रिवाज थे जो मेरी समझ से परे थे। रात का न जाने कौन सा समय था जब मैं बिस्तर पर लेटी अपने आप को कंबल में लपेट कर सो चुकी थी। लेकिन आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने खड़ा मुझे घूर घूर कर देख रहा है। फिर कुछ ही देर में वो मेरे बेहद करीब आकर मेरे बालों को मेरे चेहरे से हटाने लगा। दिमाग में यही तस्वीर बनी थी कि नासिर है जो मेरे बेहद करीब मौजूद है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। उसके बाद उन हाथों की शरारतें बढ़ने लगी थीं। वो हाथ मेरे गालों से मेरे लबों तक आए थे और अगले ही पल मेरी जान निकल गई थी जब मैंने अपने होंठों पर किसी के होंठों को महसूस किया था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने बौखला कर आंखें खोल दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर खिड़की की आने वाली थोड़ी बहुत रोशनी में मुझे एक साया सा नजर आया था जो मेरे उठते ही एकदम से गायब हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अगर नासिर होता तो वो यूँ गायब नहीं होता, बल्कि अब भी मेरे पास ही होता। मैं उठकर बैठी। आखिर कौन था जो मेरे इस कदर करीब था? कहीं मेरे ससुर तो नहीं? इस सोच का आना था कि मैं घबरा गई थी। मैंने अपने ससुर के बेड की तरफ नज़र डाली तो वो बेखबर सो रहे थे। हाँ, मेरी सास करवटें बदल रही थीं, लेकिन वो मेरे करीब क्यों आती? समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। अब मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। खैर, बहुत कोशिश करने के बाद मुझे नींद आई थी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी मेरे सिरहाने मेरे ससुर खड़े थे। जैसे ही मैं उठी तो फौरन से मुझसे दूर हटे। फिर हड़बड़ा कर कहने लगे, सहरी का वक्त हो गया है, क्या तुम्हें होश नहीं? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाकर नहीं भेजा? यहाँ पर तुम्हें उठकर हम सबको जगाना चाहिए, बल्कि उल्टा मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मैंने फौरन से अपने सर पर दुपट्टा लिया और उठकर बैठ गई। मैंने कहा, सॉरी पापा जी, रात को मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी, इसलिए मेरी आँख नहीं खुली। आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे तो मौका मिल ही नहीं रहा था कि मैं नासिर से कोई बात कर सकूं। ऊपर से नासिर का वो खुड़ा उखड़ा व्यवहार मेरा दम घोंटने लगा था। समय यूं ही गुजरने लगा था, मगर मुझे मेरे ससुर की नीयत पर शक हो चुका था। वो जब भी उस कमरे में बैठते मैं कमरे से बाहर चली जाती। ज़्यादातर समय बाहर ड्राइंग रूम में गुजारती थी। जब मुझे लगता मेरे ससुर जी सो गए हैं तभी सोने के इरादे से मैं कमरे में जाती थी। हाँ, सास मुझसे कोई उनके काम के लिए कहती तो मैं खामोशी से कर दिया करती थी, जैसे उनके कपड़े धोना, उनको इस्त्री करना। सास की तबीयत खराब होती तो उनके कपड़े भी निकाल कर रख देती थी। उनके लिए उनकी मर्जी की इफ्तियारी बनाना, सब कुछ मैं ही देखने लगी थी। बहुत जल्दी धीरे धीरे मैं घर की जिम्मेदारी संभाल चुकी थी। नासिर भी अब मुझसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करता था, मगर ससुर के हर काम में कमियां निकालने वाली आदत ने मुझे बेचैन कर रखा था। उस दिन अफ्तारी के बाद मैं बजाय सास और ससुर के कमरे में जाने के सीधा नासिर के कमरे में आई थी।
वो बेड पर आधा लेटा लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। मैं गुस्से से उसके पास आ गई। मैंने कहा, नासिर, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं इस वक्त बेहद गुस्से में थी और उसकी हाँ या ना का जवाब भी नहीं सुना था और मैं शुरू हो गई थी। मैंने कहा, नासिर, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारे माँ बाप के कमरे में रहने के लिए नहीं, ये फिजूल की रस्में निभाने के लिए नहीं। क्या हो गया है आपको? क्या तुम वही हो जो मुझ पर जान छिड़कते थे? इस घर में सिर्फ मेरी सास हैं जो मुझसे 2 घड़ी बात कर लेती हैं। ससुर मुझे पसंद नहीं करते और तुम भी मुझसे दूर दूर रहते हो, जिसकी खातिर मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ सिर्फ तुम्हारे प्यार के भरोसे। तो तुम भी मेरे साथ ऐसा रवैया रख रहे हो। अगर ये सब कुछ करना था तो मुझसे शादी ही ना करते। ये कहते कहते मेरा गला भर आया था, मेरा सब्र जवाब दे गया था और मैं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर तक नासिर मुझे चुपचाप देखता रहा। फिर उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और बेड से खड़ा हो गया। धीरे से मेरे करीब आया। मुझे डर लगा कि शायद पता नहीं अब वो क्या कहेगा, क्योंकि आज मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही बातें सुना दी थी। लेकिन अगले ही पल मैं हैरान रह गई जब उसने खींचकर मुझे अपने सीने से लगा लिया और मुझे चुप करवाने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो सबरीन, शायद ये फैसला मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, मगर मैं क्या करता। और फिर उसके बाद जो कुछ नासिर ने मुझे बताया, मैं खामोश होकर रह गई थी। नासिर कहने लगा कि दरअसल मेरी पसंद की शादी हुई है तुमसे, लेकिन मेरे पापा अपने ही खानदान में ईरानी लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। वो दूसरे मुल्क से लड़की लाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। मगर मेरे बाप का रवैया तुम्हारे सामने है। उन्हें अपनी रीति रिवाजों पर कायम रहने वाली लड़की चाहिए थी। शायद इसी खातिर उन्होंने ये शर्त भी रखी थी कि 1 महीने तक रमजानुल मुबारक में मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगा। हम एक साथ एक कमरे में ना रहें, बल्कि तुम उनके साथ रहो। उस रात जब मैं तुम्हें लेकर आया था, मेरे पापा ने साफ साफ अल्फाजों में कह दिया था कि 1 महीने तक इस लड़की के रंग ढंग देखूंगा। अगर ये लड़की हमारे ख़ानदान में रहने के काबिल हुई और वाकई मुझे लगा ये लड़की हमारी नस्ल को अच्छी परवरिश कर सकती है, तभी ये यहाँ पर रहेगी, वरना जैसे तुम इसे लेकर आए हो वैसे ही तलाक देकर इसे यहाँ से विदा कर देना। बस यही वजह थी कि मैं तुमसे दूर दूर रहता था, क्योंकि ये मेरे पापा का हुक्म था। लेकिन अब और नहीं, अब मैं तुमसे और ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मुझे भी रातों को नींद नहीं आती, मुझे भी तुम्हारी याद सताती है। अब भले ही मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़े तो चला जाऊंगा। कभी कभी तो जब ज़्यादा ही बेचैनी होती थी तो मैं चुपके से तुम्हारे कमरे में चला जाता था, बैठा बैठा तुम्हें देखता रहता और यही सोचकर सब्र कर लेता कि एक न एक दिन हमारा मिलन हो ही जाएगा। उस रात भी मैं तुम्हारे कमरे में गया था। तुम्हें देखते देखते तुम पर बहुत ज़्यादा प्यार आ गया था और तुम्हारे साथ एक शौक शरारत कर बैठा था और तुम्हारी आँख खुल गई थी। मैं उसी वक्त कमरे से बाहर निकल आया था, लेकिन अब और नहीं। और वैसे भी तुम अपनी आजमाइश में खरी उतरी हो। मेरे पापा का दिल तुम्हारी तरफ से धीरे धीरे साफ होने लगा है। मेरी माँ को तो तुमसे पहले भी कोई शिकायत नहीं थी और अब भी नहीं है। नासिर मुझे ये सब कुछ बता रहा था कि तभी मेरी सास भी वहाँ आ चुकी थी और नासिर ने अपनी माँ को भी कह दिया कि मैं अब और अपनी बीवी पर पापा का ये रौब बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर पापा को वाकई अभी तक मेरी बीवी पसंद नहीं आई तो हम अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरे माथे को चूम कर मुझे प्यार दिया था। कहने लगी, सबरीन बहुत अच्छी लड़की है, मुझे शुरू से ही पसंद थी और अब तो इसने अपने ससुर के दिल में भी जगह कर ली है। जब ये बात मेरे ससुर तक पहुंची तो वो भी खामोश हो चुके थे। कहने लगे, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। बहू बाकी बहुत ही सलीकामंद और बहुत ही अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है, जो उसके बर्ताव से झलकता है। आज तक इसने कभी भी हमारी बात नहीं टाली। कोई और लड़की होती तो मेरी इस गलत रिवाज पर चीखती चिल्लाती शोर मचाती, मगर इसने खामोशी से मेरी इस रस्म पर अपना सर झुका दिया था, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ तक कि मैंने इसका फ़ोन भी ले लिया, तब भी इसने कोई शिकायत नहीं की थी। उसके बाद मेरे ससुर का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा हो चुका था। वो मुझे बिल्कुल अपनी सगी बेटियों की तरह मानते थे और मैं बहुत खुश थी कि मेरे माँ बाप की दी गई परवरिश यहाँ पर मेरे बहुत काम आई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। दोस्तों, कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर दिया करें, जिससे कि हमें पता चले आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।